कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले एक आपको रिपोर्ट जरूर दिखाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट हमने इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता लग पाए कि साहलदाज 2024 वो कैसे गया। साल 2025 के अंदर क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो नोटिस किए जा सकते हैं। पहले एक खास रिपोर्ट एक पैकेज के फॉर्म में आप देख लीजिए, फिर सभी मेहमानों को कनेक्ट करके एक एक करके उनसे हम विजन समझेंगे 2025 के अंदर रियल एस्टेट कैसे जा सकता है। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए आप। नया साल आने वाला है। ऐसे में अगर आप रहने के लिए नया घर या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले मार्केट का हाल जान लें। कहां आपको अधिक रिटर्न मिलने की उम्मीद है ये समझ लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के बाद बीते 4 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इस दौरान लोग या तो नए घरों में शिफ्ट हो रहे हैं या अपने पुराने घर को अपग्रेड करा रहे हैं। साल 2024 की बात करें तो इस साल भी रियल एस्टेट सेक्टर में गजब का उछाल देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में रही। मुझे लगता है कि डबल डिजिट की ग्रोथ 2 साल आने वाले रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। हाँ, नंबर गेम में नॉट बी द सेम वन जो पिछले 1 साल में आई, बट डेफिनेटली ग्रोथ पाथ विल कंटिन्यू। साल 2024 में मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में 10 से 80 करोड़ के बजट वाले प्रीमियम प्रॉपर्टी की बिक्री अधिक देखी गई। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जाने वाले डेवलपर्स भी अब प्रीमियम प्रॉपर्टी को बनाने में अधिक दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। ऐसे में नई प्रॉपर्टी खरीदने में समाज का एक हिस्सा पीछे छूट रहा है, क्योंकि मिड सेगमेंट और लोअर मिड सेगमेंट में आने वाली देश की 60 से 70% आबादी को डिमांड के मुकाबले सप्लाई नहीं मिल रही है। इसका एक और भी नुकसान यह है कि अगर सभी प्रीमियम सेगमेंट में घर बनाने लगे तो कहीं ना कहीं जाकर प्राइसेस भी क्रैश हो जाएंगे। दिल्ली एनसीआर रीजन में 24 में करीब 50% से ऊपर प्राइसेस बढ़े हैं। वेस्टर्न जोन भी देखें, सदर्न जोन भी देखें, 15 से 20% प्राइसेस बढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइप का प्राइस राइज जो है सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से प्राइसेस बढ़ते रहे तो जो एंड यूजर्स हैं मार्केट में उनके लिए खरीदना अनअफोर्डेबल हो जाएगा। अगर बात 2025 की करें तो ये साल मिड और लोअर मिड सेगमेंट के लिए बदलाव लेकर आएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो 2025 के अंत तक या 2026 से मार्केट में सभी सेगमेंट में बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। मिड और लोअर मिड सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी को घटाया जा सकता है या बिल्डर्स को इंसेंटिव देने के बारे में सोचा जा सकता है। 2025 में रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले कनेक्टिविटी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें। नए साल में होम लोन पर इंटरेस्ट रेट पर भी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट में निवेश के दृष्टिकोण से 2025 एक अच्छा साल माना जा रहा है, क्योंकि बड़े शहरों के साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी डेवलपमेंट तेजी के साथ हो रही है और माना जा रहा है कि लग्जरी के साथ अफोर्डेबल सेगमेंट में भी तेजी से काम होने की उम्मीद है। तो इस रिपोर्ट से मोटा मोटी आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि 2024 कैसे गया, 2025 की शुरुआत कैसे हो सकती है। अब मैं जरा मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करूंगा और उनसे धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स आपके सामने रखता चलूंगा। सीधा और सपाट सवाल सर, 2023-2024 के अंदर रियल एस्टेट के अंदर काफी पैसा बना है, 2025 का आउटलुक क्या है? क्या 2024 जैसा ही बेहतर है, उससे खराब, या फिर उससे भी बेहतर होगा? जरा आप बताइए सर। 2025 मेरे ख्याल से एक स्टेबल ईयर रहने वाला है और मेरे ख्याल से सभी के मन में एक ये सवाल है कि कोविड के बाद जिस तरह की ग्रोथ रियल एस्टेट ने देखी है, क्या वो 25 में कंटिन्यू होने वाला है कि नहीं। बिकॉज अगर आप 23, 22 और 24 3 साल अगर लगातार देखें, काफी स्ट्रॉन्ग ईयर रहा है और सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए बल्कि हर एसेट क्लास के लिए। आज के डेट में अगर आप देखिए ग्रेड ए लिस्टेड डेवलपर्स की जो बैलेंस शीट की जो स्थिति है, मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग स्थिति में आज वो है। उनके डेट लेवल्स काफी नीचे हैं, उन लोगों ने अपने डेट को काफी कम कर लिया है बिकॉज पिछले 3-4 साल से काफी अच्छा कैश फ्लो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग लैंड एक्विजिशन उन लोगों ने किया है, सारे ग्रेड ए एंड लिस्टेड डेवलपर्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग नॉन लिस्टेड डेवलपर्स ने भी। जहां तक हम प्राइस एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, हमने 24, 23 दोनों साल
काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस अप्रिसिएशन देखा। और कोविड के बाद अगर हम देखें पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट सारे सिटीज में डबल डिजिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुए, कहीं पे 45-50% तक की भी ग्रोथ हुई है। 24 में अगर हम देखें करीब 14 से 20% की ग्रोथ हुई है। अब इस सॉलिड ग्रोथ के बेसिस पे 25 में मेरा ये मानना है कि हम इतना ब्लॉकबस्टर प्राइस अप्रिसिएशन नहीं देखेंगे, एक एक नॉर्मल ग्रोथ होगा। इंडस्ट्री को हम बढ़ते हुए देखेंगे, बहुत ही स्टेबल स्टेट में ग्रोथ होगी। तो 25 रेजिडेंशियल का आउटलुक मेरे ख्याल से एक स्टेबल दिख रहा है, लॉन्चेस अच्छे खासे होंगे। इन्वेंट्री ओवरहैंग आज के डेट में लोएस्ट है, 14 मंथ का एवरेज इंडस्ट्री ओवरहैंग है, जिसकी वजह से हमें सेल्स की भी अच्छी खासी उम्मीद है। और एक चीज और नोट करने की बात यह है कि 25 में हम ग्रेड ए डेवलपर्स को देखेंगे, वो अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे। अगर हम अब आते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट, खास करके ऑफिस लीजिंग में अगर हम देखें, 24 मेरे ख्याल से उनके लिए एक रिकॉर्ड ईयर रहने वाला है। अभी दिसंबर के नंबर्स अभी हम कंपाइल करने वाले हैं, पर बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस लीजिंग एंड नेट लीजिंग 24 ऑफिस लीजिंग के हिसाब से दी बेस्ट ईयर होने वाला है। और इसका मुख्य कारण यह है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेक्टर्स ने काफी बढ़ चढ़कर स्पेस लिया है। थर्ड एसेट और एसेट क्लास अगर हम देखें रिटेल लीजिंग की, रिटेल लीजिंग थोड़ा बहुत पिछले साल से 2024 में हमने देखा है एक माइल्ड रिडक्शन रहा है लीजिंग में। अगेन इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने ये देखा कि जो सप्लाई आने वाली थी 2024 में न्यू मॉल्स की, वो थोड़ा सा पुश हो गया 2025 के लिए। और अगर आप ये देखें कंजम्पशन में भी थोड़ा स्लो डाउन आया था रिटेल कंजम्पशन में, जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। 2-3 चीजें हैं जो कि थोड़ा एप्रीहेंसिव हूं मैं लेकर, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट किसी कारणवश आरबीआई कम नहीं कर पाता है, और मान लीजिए प्राइस इंक्रीज इनपुट कॉस्ट से ज्यादा बढ़ जाती है, तब हो सकता है हम देखें कि शायद एंड यूजर जो बायर है वो थोड़ा सा अपने परचेज को डेफर करे। अदरवाइज 2025 एक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग ईयर दिख रहा है, मोमेंटम कंटिन्यू होगा। हाँ, एक ये बात है कि 2023-24 के हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग सुपर नॉर्मल ग्रोथ हम नहीं देखेंगे, एक अच्छा सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए, होम बायर्स के लिए 2025 में उस तरह के अबनॉर्मल गेन्स नहीं दिखेंगे और दिखने भी नहीं चाहिए। 2023-24 में जिस तरह के गेन्स हुए हैं वो एक पेंटअप डिमांड थी जो 2021, 22, 23, 24 के अंदर पूरी कवर अप हो चुकी है। ग्रोथ रहेगी 5 से 7% की ग्रोथ रहेगी, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, जो मुझे लग रहा है वो टीयर 2 सिटीज के अंदर हो सकती है, जहां पर अभी भी कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ी हैं जो मेट्रोज में बढ़ी हैं। टॉप 7 सिटीज के अंदर कीमतें काफी बढ़ी हैं, टोटल 25% से कीमतें बढ़ी हैं। अगर मैं लॉन्च टू लॉन्च का कंपैरिजन करूं 23 और 24 में, जो अब नॉर्मल है, बट टीयर 2 सिटीज के अंदर थोड़ी अभी भी गुंजाइश है जहां पर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख सकती है। और जैसे मैंने कहा कि मेट्रोज के अंदर 5 से 7% की ग्रोथ रहेगी और टीयर 2 सिटीज के अंदर 10 से 12% की भी ग्रोथ दिख सकती है सिलेक्टेड माइक्रो मार्केट्स के अंदर। सो एक तो वो है। 2025 में एक और ट्रेंड जो आएगा, देखिए अभी लोग घर तो खरीद ही रहे हैं, बट उसके साथ वो लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, कम्युनिटीज को देखकर खरीद रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सो ये एक ट्रेंड आएगा जहां पर होम बायर देखेगा कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, स्मार्ट होम्स हैं कि नहीं है, स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं कि नहीं है, कम्युनिटीज किस तरह की हैं, लाइक माइंडेड कम्युनिटीज हैं कि नहीं है। तो डेवलपर्स को इस तरह की चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और उस तरह की डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड मेरे को 2025 के अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा यह है कि कहां पे सेगमेंटल ग्रोथ देखने को मिल सकती है? ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि ग्रोथ आएगी और एफडी रेट से ज्यादा आएगी, ये भी आप बता रहे हैं कि बैंकों में पैसा मत डालो, रियल एस्टेट में लगाओ, लेकिन कहां पर, किस जगह पर, किस सेगमेंट में, जरा ये भी गाइड कीजिए। दुबई रियल एस्टेट काफी ग्रो किया है, और आपने देखा भी होगा कि काफी एचएनआईज जो इंडिया के हैं उन्होंने दुबई में काफी बढ़ चढ़कर परचेज किया है।
और मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन काफी होगा, जहां आप अगर लग्जरी सेगमेंट की बात करें। और आपने बिल्कुल सही बोला, आज की नई जनरेशन काफी ग्लोबली मोबाइल है, जिनकी वजह से वो रियल एस्टेट काफी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे आप देखिए सिटीजनशिप भी इसी आधार पे मिलती है, अगर आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट अगर लगा रहे हैं रियल एस्टेट में। मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप देखेंगे काफी एचएनआई दुबई में बढ़ चढ़कर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। और अब बाकी कंट्रीज अगर देख लीजिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा यूके में भी काफी इंटरेस्ट देखने को मिला है फ्रॉम एचएनआई सेगमेंट। पर मेरा ये मानना है कि अभी आप ओवरऑल इंडिया में भी रियल एस्टेट का काफी एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखेंगे। एक बात मैं बोलना भूल गया कि टियर 2 सिटीज में भी 2025 में आप काफी देखेंगे डेवलपर्स अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं। काफी रिनाउंड और ग्रेडेड डेवलपर्स ने टियर 2 सिटीज में अच्छे खासे लैंड एक्विजिशन किए हैं, और 2025 में आपको देखने को मिलेगा। पैन इंडिया के अंदर मार्केट्स लाइक जयपुर, चंडीगढ़, मैसूर, मैंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ और कोलकाता जैसी मार्केट्स के अंदर मुझे लगता है ग्रोथ बाकी मार्केट से ज्यादा रहेगी, बिकॉज वहां पर अभी जॉब क्रिएशन के ऊपर भी काफी काम हो रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं राजस्थान गया हुआ था, 3 दिन का राइजिंग राजस्थान समिट हुआ है, जहां पर ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाली है। सो ये जो सरकारें हैं ये बहुत काम कर रही हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और जो पहले अर्बनाइजेशन मेट्रोज में हो रही थी, अब क्या आ रहा है, छोटे शहर जो राजस्थान के हैं वहां से लोग जयपुर में आ रहे हैं, जो पंजाब के छोटे शहर हैं वहां से लोग चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला आ रहे हैं, जो कर्नाटका के अंदर पहले सिर्फ बैंगलोर में जाते थे अभी लोग मैसूर, मैंगलोर जा रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से अर्बनाइजेशन होती है। दूसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, रेजिडेंशियल के अंदर तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बट रियल एस्टेट के अंदर अभी जो को वर्किंग के अंदर काम हो रहा है, वेयर हाउसिंग के अंदर काफी 15 से 20% की ग्रोथ आई है 2024 के अंदर, क्योंकि ये क्विक कॉमर्स आ गया है। देखिए पहले ई कॉमर्स था जहां पर फ्लिपकार्ट था, अमेजोन था, मिंत्रा था। अब ये क्विक कॉमर्स आ गया है जहां पर ब्लिंकिट है, जेप्टो है। तो उसके कारण लोकलाइज्ड रिटेल के अंदर ये डार्क स्टोर्स बन रहे हैं, जिसके कारण वेयर हाउसिंग शहर के बाहर बाहर भी वेयर हाउसिंग आ रही है और अंदर भी छोटी छोटी वेयर हाउसिंग आ रही है। सो वेयर हाउसिंग को लिविंग को वर्किंग जैसी जो स्पेसेस हैं, इसके अंदर हमें ग्रोथ दिख सकता है। एक नया ट्रेंड जो आया है वो रिलीजियस टूरिज्म का आ रहा है। अयोध्या, अमृतसर, वाराणसी, यहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जहां पर कस्टमर्स के लिए रीजनेबल और नीट, क्लीन, हाइजीनिक स्टे स्पेसेस बन रही हैं, जो को लिविंग स्पेसेस हैं, जहां पर एक अफोर्डेबिलिटी आ रही है और क्वालिटी आ रहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो अगले 2-3 साल के अंदर बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीनियर लिविंग के ऊपर जो पहले इंडिया में टैबू था कि भाई माँ बाप अलग नहीं रह सकते हैं, अब बहुत बच्चे हैं जो बाहर रह रहे हैं, एनआरआईज हैं, उनके पेरेंट्स बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो सीनियर लिविंग के ऊपर अभी काफी फोकस आ रहा है, रिसर्च हो रही है, और अगले आने वाले 1-2 साल के अंदर अच्छी सीनियर लिविंग, अफोर्डेबल सीनियर लिविंग, जहां पर एक अच्छी कम्युनिटी होगी, हेल्थ के ऊपर अच्छा काम होगा, एंटरटेनमेंट के ऊपर अच्छा काम होगा, वो भी आएगा और उसके अंदर हमें ग्रोथ मिलेगी। तो अब रियल एस्टेट, जैसे मैंने बोला, ये 4-5 एरियाज हैं रेजिडेंशियल के अलावा, जिसके अंदर हम काफी काम और एक्शन देखेंगे। ठीक है सुंदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। अब मैं अपने एक और मेहमान को अपने साथ जोड़ूंगा, संजोता हैं होमिस्फाई से, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संजोता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपसे भी समझना चाहते हैं कि 2025 आपकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कितना बेहतर, कितना ठीक जा रहा है? क्या 2024 जैसा होगा, उससे भी बेहतर होगा, या उससे खराब होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बिल्कुल सेट है एकदम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फॉर 2025। एंड इफ आई टॉक अबाउट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, तो वो मतलब 100% लीड करेगा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इन 2025। और मैं इसमें मतलब मुझे कोई दो राय नहीं है बोलने के लिए कि जीडीपी में अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन 10% के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से।
इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट, द सेगमेंट, यहाँ पे जैसे कि इनकम शिफ्ट, इफ यूल सी बायर्स का एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी देखना बहुत प्रेफर कर रहे हैं बायर्स आज के इसमें। इफ यू टॉक अबाउट द इनकम एक डिस्पोजेबल इनकम होता है, उसमें एक लिटिल बिट शिफ्ट आया है, यू ऑल्सो नो दैट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द preference, if I talk about the government initiatives, if I talk about the regulatory reform, तो इसमें हम श्योर कि ये अगर सेट होगा तो ये मार्केट का मोमेंटम प्रॉपरली सेट होने में हेल्प होगा, दैट इज फॉर श्योर। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। किस सेगमेंट में आपको ग्रोथ संजोता ज़्यादा अच्छी लगती है मार्केट्स के हिसाब से अगर देखें तो? क्या रेसिडेंशियल में, कॉमर्शियल में, या फिर किसी और सेगमेंट में भी जा सकते हैं हम? डेफिनेटली मुंबई, या अगर मेट्रो में आप जाओगे तो मुंबई सिटीज है। इफ आई टॉक अबाउट बैंगलोर, देयर इज नो हार्म इन सेइंग बैंगलोर्स नेम हियर। और दिल्ली अगर आप देखते हो तो दिल्ली आपने देखा होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिल्ली थोड़ा इम्प्रूव कर गया है विद द एग्रीमेंट वैल्यू, विद द इन्वेस्टमेंट्स देयर। मुंबई तो स्टेबल है ही, मुंबई में इन्वेस्ट करना मतलब, हालांकि हम मुंबई की जो बात करते हैं, मुंबई में एक अलग डिमांड क्रिएट हुआ है। पहले जो मिड सेगमेंट या फिर लोअर सेगमेंट था वो अभी शिफ्ट हुआ है हार्बर सोबो साइड में, जहाँ पे सोबो का सेगमेंट थोड़ा बढ़ गया, विच इज लग्जरी हाउसिंग और क्वालिटी हाउसिंग, आई कैन से। दैट्स हाउ। सुजाता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमको गाइड किया कि 2025 के अंदर रियल एस्टेट किस तरह से ग्रो कर सकता है। अमूमन मैंने तीनों मेहमानों को सुना और तीनों मेहमानों ने ये कहा कि आपको एफडी से तो ज़्यादा रेट मिलेगा। ये बात तो सच है कि अगर आप बैंक की जगह रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं तो 2025 भी आपको निराश करने नहीं जा रहा। बट हाँ, थोड़ी इंटेलिजेंटली लगाना होगा, थोड़ा देखभाल के समझ के यूफोरिया से हटकर आप पैसा लगाएंगे तो पैसे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एफडी से कहीं ज़्यादा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत, वो भी आपको आउटलुक देंगे। साथ ही गुड़गांव मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी बातचीत होगी और कंपनी का पूरा ब्यौरा भी आपके सामने रखेंगे। देवेंद्र अग्रवाल होंगे हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिंसिपल पार्टनर सिग्नेचर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिग्नेचर ग्लोबल के देवेंद्र अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र सर, पहला तो ये कार्निवल कैसे चल रहा है आपका, जो कि क्रिसमस के आसपास आपने किया, और दूसरा थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि इस समय कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है और ये मार्केट कैसे है रियल एस्टेट की 2025 के लिए, थोड़ा इस पे गाइड कीजिए सर। देखिए, जो ये क्रिसमस का कार्निवल जो है, कंपनी ने अभी 3 साइटों पर रन कर रखा है। एक उत्साह होता है, कंपनी इस प्रकार के प्रोग्राम एक उत्साह के लिए करती रहती है। अभी 3 साइटों पे कंपनी ने ये प्रोग्राम कर रखा है। 84 ट्विन टावर्स, 71 टाइटेनियम एंड विस्ता सोना पे, इन तीनों पे है, दक्षिण विस्ता जो है, इन तीनों पे कार्निवल ये कर रखा है। और काफ़ी उत्साह लोगों को, जो कस्टमर का उत्साह है, लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बुकिंग्स करा रहे हैं अपनी, उनको ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा इंजॉयमेंट का भी होता है। एक साल है, जाता हुआ साल है, लास्ट टाइम दिसंबर का जो लास्ट महीना चल रहा है, इस टाइम थोड़ा सा उत्साह रहता है नए साल को लेकर भी, क्रिसमस का। तो इस टाइम कंपनी ने, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, 71 का जो टाइटेनियम का ये प्रोजेक्ट है, एसपीआर मेन रोड पे है। ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत सुपर प्रोजेक्ट है। इस पे जो विजिट करता है कस्टमर, एक बार विजिट करने के बाद जो भी इसकी जो लोकेशन, कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें देखने के बाद उस पर बुकिंग करवाने के लिए उसको ऐसा लगता है मैं बुकिंग जरूर करूं अपनी यहाँ पर। क्योंकि एक तो देखिए इसकी साइट की लोकेशन, कनेक्टिविटी, ये सीधे के सीधे जो मेन NH8 से सीधे कनेक्ट होता है। सोना जो है, ये सोना से सीधे जो बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर है उससे कनेक्ट होता है सीधे। अगर आप देखें राजीव चौक से तो मेरे ख्याल 5 से 10 मिनट का भी टाइम लगता होगा यहाँ तक आने में। साइट की लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइस मिनिमम है। कंपनी ने जो प्राइस इस टाइम चला रखे हैं, बहुत मिनिमम प्राइस है इस टाइम, क्योंकि लोकेशन और जो इस चीज़ की जो ये साइट की लोकेशन है बहुत प्यारी है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा टाउनशिप बन रही है अपने आप में। तो उस सारी लिहाज को देखते हुए आबादी का क्षेत्र जो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट है, अगले 3 से 5 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उस लिहाज से जो भी आज यहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी बुकिंग कर रहा है, उसका बेनिफिट उसको अगले 3 से 5 साल में नजर आने लगेगा।
क्योंकि जो प्राइस आज है, आज की मार्केट के हिसाब से जो प्राइस है, अभी प्राइस ये बढ़ेंगे। क्योंकि अभी मैं अगर 2024 की बात करूं, 2024 में 15 से 20% की ग्रोथ पूरे गुरुग्राम में देखने को मिली है। और आने वाला जो टाइम है, अगर 25 की बात करूं तो 25 में भी 10 से 15% की ग्रोथ अवश्य होगी, क्योंकि डिमांड बराबर बनी हुई है। डिमांड अभी अगले 3 से 5 साल डिमांड कंटिन्यू ये ऐसे ही चलने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है। अभी आज की डेट में ये है कि गुरुग्राम में कोई भी, हर व्यक्ति चाह रहा मैं अपनी एक यूनिट, कोई भी एक घर, दुकान, मकान, कोई भी एक चीज़ अपनी जरूर बना लूँ, क्योंकि हर व्यक्ति आज ये चाह रहा है। क्योंकि ये गुरुग्राम उभरता हुआ जो क्षेत्र है, इसमें लोगों का जो अभी पिछले 4 सालों में रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड रही है और अभी ये चलेगी डिमांड। तो मेरे हिसाब से मैं एक बात कस्टमर्स को भी ये कहना चाहूँगा, इसमें 71 जो टाइटेनियम का जो प्रोजेक्ट है, अपने आप में बहुत खास है। कनेक्टिविटी के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे हिंदुस्तान से कस्टमर आज गुरुग्राम जो है रियल में उभरता हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कारपोरेट्स हैं, जॉब्स के बहुत ज़्यादा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों को काम रोज़गार, यहाँ बहुत साधन उपलब्ध हैं, उद्योग हैं, कारपोरेट्स हैं, हाई एम्प्लॉयमेंट है। इसकी वजह से लोगों का यहाँ रुझान ज़्यादा बना हुआ है। कोई भी आज जा रहा है कि मेरी एक अच्छी जगह पे मेरा एक घर हो, उसको लेके, एक तो उसको देखिए, आप कोरोना के टाइम में क्या सिचुएशन बनी थी, हर व्यक्ति चाह रहा था मैं एक साफ सुथरे माहौल में रहना चाहता हूँ। ये इसको लेके भी गुरुग्राम उभरता हुआ क्षेत्र है। लोगों को काफ़ी रुझान हुआ कि गुरुग्राम में हमारे को कोई प्रीमियम फ्लोर्स हो, हाई राइज हो, या किसी प्रकार की कोई भी हमारे को अपनी यूनिट यहाँ बुक करानी चाहिए, अपना घर लेना चाहिए। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ सारे पॉइंट्स को बताया, अच्छे से कंक्लूड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि 2025 आपका बहुत ही शुभ जाए, आपके लिए बहुत अच्छा साल रहे, यही हमारी भी कोशिश है। इसलिए हम पड़ताल कर रहे हैं, अलग अलग ब्रोकर्स के पास, अलग अलग बिल्डर के पास जा के पूछ रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज के पास जा के पूछ रहे हैं कि 2025 कैसे रहेगा। आप इस कार्यक्रम को मिस ना कीजिएगा। अगली कड़ी के अंदर भी कुछ ऐसे ही 2025 के आउटलुक्स हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार। बाबा, बिजली कब आएगी और पंखा कब चलेगा?